ज़रूरी नहीं कि हर कामयाब इंसान कामयाब ही पैदा हुआ हो। उस कामयाबी को अचीव करने के लिए उसके पीछे होती है सालों की अनथक मेहनत। और आज हम जिस पर्सनैलिटी का इंटरव्यू कर रहे हैं वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम है, किंग्स ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर उवैस थानवी साहब। तो आइए उनका इंटरव्यू करते हैं और जानते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर में उनका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम उवैस थानवी, कैसे हैं वालेकुम आप? सलाम जी, थैंक यू वेरी मच। और सर, अपने शो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि आपका रियल एस्टेट सेक्टर में जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ उसके पीछे क्या वजूहत थी? जी, सबसे पहले तो मैं आपके तवज्जुह से लोगों को ये बताता चलूँ कि किंग्स ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स तकरीबन 1977 से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। जी सर। और मेरे वालिद मोहतरम और मेरे ताया मोहतरम ने ये कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू की थी जी। 1977 में। और हर इंसान का रोल मॉडल मेरे ख़्याल से उसके वालिद होते हैं। बिल्कुल। तो मेरे रोल मॉडल हमेशा से मेरे वालिद रहे हैं, तो सही। उनसे मोहब्बत, उनके काम से मोहब्बत मुझे इस फील्ड में लेकर आई है बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर, आपका शुरू से ये आपने अपने फादर को देखने के बाद ये अहद कर लिया था कि आप रियल एस्टेट सेक्टर को ही सर्व देखें करेंगे? जी, मैं अगर अपने बैकग्राउंड की बात करूं तो हमारा थोड़ा दीनी बैकग्राउंड है। जी। मेरे फादर और मेरे ताया ने बिज़नेस शुरू किया था 1977 में। सही। तो मेरी ज़ाहिर है उस वक्त पैदाइश भी नहीं हुई थी। और मैंने हमेशा से अपने बड़ों को इसी काम में देखा, तो एक टारगेट तो नहीं कहूँगा सेट किया हुआ था, मगर चूँकि हमारे माहौल में और हमारी जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें सबसे पहले पढ़ाई को फोकस किया जाता है। तो बिल्कुल सही। पहले उन्होंने, ज़ाहिर है सबके माँ बाप का यही होता है कि पहले पढ़ लो उसके बाद देखेंगे कि क्या जी। करना है। तो जब पढ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मुकम्मल हुई, मैंने बीएस किया कंप्यूटर साइंस में 2003 में। तो 2003 में बीएस करने के बाद मेरा तो रुझान था कि मैं अपने वालिद साहब के कंस्ट्रक्शन बिज़नेस में आऊँ, मगर मेरे वालिद साहब का ये था कि बिज़नेस के बजाय कहीं जॉब करो कुछ अर्से, और जॉब करने के बाद फिर बाद में आप सही। बिज़नेस ज्वाइन करें। तो मगर कुछ सर्कमटेंसेस ऐसे हो गए, वालिद साहब को ज़रूरत भी थी और यहाँ पे भी थोड़ा काम में ज़रूरत होती है। तो 2003 में फिर मैं इस काम में अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद वालिद साहब के साथ और अपने ताया के साथ इस काम में आए। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 2003 से अगर हम काउंट करें तो तकरीबन 16-17 साल हो गए इस फील्ड में काम करते हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आपके सामने है। बिल्कुल। सर, रियल एस्टेट सेक्टर को आप इतने अरसे से सर्व कर रहे हैं, तो अगर हम कराची की बात करें तो कराची जो है बहुत से रियल एस्टेट सेक्टर के मसाइल से दो चार है, जिसमें प्लॉट कल्चर, इलीगल कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी स्कैम्स। तो इन सब से हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? देखें जी, बात समझने की यह है कि जितने भी रियल एस्टेट में बिल्डर्स काम करने वाले लोग हैं, ज़्यादातर आबाद के मेंबर्स हैं। आबाद हमारी एक जनरल बॉडी बनी हुई है पूरे पाकिस्तान में, जी। जो एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के नाम से है। जी। जो आबाद के अम्ब्रेला के अंदर काम करने वाले लोग हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरे लोग हैं। वो सही। ना किसी आपको इलीगल कंस्ट्रक्शन में मिलेंगे, बिल्कुल ना वो सही। किसी स्कैम प्रॉपर्टीज़ में मिलेंगे, ना वो किसी ऐसे दूसरे काम में मिलेंगे जिसकी वजह से आबाद का नाम बदनाम हो या उनकी कंपनी का नाम बदनाम हो। तो हमारी एक बॉडी बनी हुई है एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, और ये मैंडेटरी है उन तमाम बिल्डर्स के लिए जो शहर में और पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पे कराची में तो मैंडेटरी है, इनकी मेंबरशिप के बगैर हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं कर सही, सकते। ज़रूरी है वहाँ से। ज़रूरी है, सही। मैंडेटरी है। अब ये ऑल ओवर पाकिस्तान होने जा रहा है कि पाकिस्तान में जिसको भी कंस्ट्रक्शन का काम करना है उसको आबाद की मेंबरशिप लेना तो ज़रूरी होगी। आबाद का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है इन आबाद का सब कंस्ट्रक्शन को बिल्कुल, मॉनिटर आबाद करने का में। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रोल है, और आबाद के अम्ब्रेला के अंडर जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो किसी इलीगल कंस्ट्रक्शन में नहीं है, किसी स्कैम में नहीं है, किसी प्रॉपर्टी स्कैम में नहीं है, किसी इंक्रोचमेंट में नहीं है, कुछ नहीं है। जो स्कैम वाले लोग हैं, जो इंक्रोचमेंट वाले लोग हैं, वो दूसरे लोग हैं जिनका आबाद से मेंबर से कोई ताल्लुक, आबाद की मेंबरशिप से कोई ताल्लुक नहीं है, ना वो आबाद के मेंबर हैं, और वो छोटे इलाकों में कच्ची आबादियों में ज़्यादातर काम करते हैं। तो सर, तो ये सॉरी सर मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन ये जो कच्ची आबादी में हम रोज़ सुनते हैं कि बिल्डिंग गिर गई, इंक्रोचमेंट हो रही है, तो इन सबको कौन मॉनिटर करता है, और अगर ये हो रहा होता है तो कोई रोकता क्यों नहीं है? आ, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो एक लोगों के लिए, जिन लोगों की जेब में पैसे कम होते हैं, उनके लिए एक इजी एक्सेस होता है वहाँ पे सही। प्रॉपर्टी बाय करने के लिए। बिल्कुल। देखिए, मैं अगर किसी जगह के ऊपर गुलिस्तान जौहर में आज कोई प्रोजेक्ट अनाउंस करता हूँ 2 बेडरूम का, लेट हुँ। से, तो 2 बेडरूम का अपार्टमेंट यहाँ पे कम से कम
1 करोड़ रुपए के करीब का है। जी बिल्कुल। और वही अपार्टमेंट अक्रॉस दी रोड अगर कोई कच्ची आबादी बनी हुई है और वहाँ पे कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो वो अपार्टमेंट वहाँ पे उसको 15 लाख, 20 लाख, कॉस्ट 25 लाख कटिंग हो रुपए में गई, मिल जाता सही। है। तो वो इलीगल कंस्ट्रक्शन के पीछे कौन लोग हैं? ज़ाहिर है उनकी पुष्पनाही करते हैं लोग। उसमें सियासी बैकग्राउंड भी होता है लोगों का, उसमें अदर जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं वो भी उसमें शामिल होते हैं, क्योंकि सही। ये एक का काम नहीं है, ये बिल्कुल। कलेक्टिवली लोगों का काम है इलीगल कंस्ट्रक्शन पूल करना। है लोगों का। पूल बना हुआ सही। है। और दूसरी बात यह है कि जो इदारे हैं हमारे, जैसे एसबीसीए है या कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है, केडीए जिसे कहते हैं, जो मदर ऑफ लैंड है, जी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जी। जिससे सारी ज़मीनें निकल कर दूसरों तक, हम तक, आप तक पहुंचती हैं। तो इन लोगों की रेगुलेटरी बॉडी इनको रोकने में नाकाम रहती है। सही। नाकामी की वजहें बहुत सारी हैं, जैसे मैंने आपके कहा इनके पीछे इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, हो सकता बिल्कुल। है उनकी वजह से ना रोक पाती हों, मगर इलीगल कंस्ट्रक्शन करने की वजह से हमारा तो नुकसान है ही है। जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं, जो बिल्डिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, उनका भी जी नुकसान है। बिल्कुल। हमसे ज़्यादा उन लोगों का नुकसान है जो उस इलीगल कंस्ट्रक्शन में अपनी प्रॉपर्टी को बाय करते हैं। सही बात देखें, है। ये मैं बड़े ज़िम्मेदारी से आपको ये बात कहूँ कि हर शख्स को ये बात मालूम है कि मैं जहाँ पे बिल्डिंग में अपार्टमेंट ले रहा हूँ ये लीगल है या इलीगल है। सही। मैंने आपको गुजारिश की कि अगर लीगल होगा तो 1 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट है, और और इलीगल होगा तो इलीगल कम होगा तो होगी। 20 लाख रुपए का अपार्टमेंट बिल्कुल। है। सही। तो जब कोई उधर इलीगल कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग में अपार्टमेंट लेने जा रहा है तो यानी वो अपनी इस इंटेंशन के साथ जा रहा है कि हाँ मुझे मालूम है ये इलीगल है, मगर मेरी जेब में यही पैसे हैं, तो सही। गलती उसकी भी है। सही बात अगर है। ये लोग उसको इनकरेज करेंगे तो इलीगल कंस्ट्रक्शन बढ़ती रहेगी। ये जिस दिन इन लोगों ने डिस्करेज करना शुरू कर दिया और जी। प्रॉपर्टी बाइंग ख़त्म कर दी इन इलाकों में, तो आप देखिएगा ये कच्ची आबादी जो है ये ख़त्म हो जाएंगी। और कच्ची आबादियों को ख़त्म करने की ज़िम्मेदारी जो है वो हुकूमत की है। लेट सही। से अगर हम कराची में बैठे हुए हैं तो सिंध हुकूमत की ज़िम्मेदारी है इन कच्ची बिल्कुल। आबादियों को काम करने से रोकने की। सही। इन थानेदारों की ज़िम्मेदारी है इन कच्ची आबादियों में इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोकने की। मगर देखा यह जाता है कि जो लीगल काम करने वाले हैं उनसे तो काम करने शुरू करने से पहले उनसे एनओसी यही तलब होता किया है। जाता जी। है, उनसे मांगा जाता है, और जो इलीगल काम करने वाले लोग हैं उन लोगों को फ्री हैंड दे दिया जाता है। बिल्डिंगें रातों रात तो बनती नहीं है, 2 साल, एक 1 अरसा साल, लगता है। जी। 8 महीने। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है ना वो रातों रात चाहते हैं अच्छा। तेज़ी तेज़ी काम करें जल्दी से हो ताकि जाए। लोगों को हैंड ओवर कर दें जिन सही। लोगों से पैसे लिए हुए। और एक रात में नहीं काम होता। आपके पास इदारे मौजूद हैं, उन इदारों की रेगुलेटरी बॉडी मौजूद है, उनकी ज़िम्मेदारी है इन लोगों को काम करने से रोकने की, मगर उनका भी हाथ कहीं ना कहीं इसमें शामिल होता है, बिल्कुल। जिसकी वजह से ये इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो रुकती नहीं है, सही। बढ़ती चली जाती है। तो सर आपकी इसी बात में से मेरा अगला सवाल ये है कि जो सफ़ेद पोश तबका है उनकी अफोर्डेबिलिटी की अगर हम बात करें तो थोड़े रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स उनकी रेंज से बाहर होते हैं, तो उस केस में आपका क्या नज़रिया है? देखें जी, ये मैं अब दोबारा बात करूंगा आबाद की, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की। हम कम से कम पिछले 7 साल से अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर मुख्तलिफ सेमिनार्स भी कर चुके हैं, और मुख्तलिफ अदवार में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर गुज़रे हैं जी। 2013 से 18 तक, उनसे सही। भी, उनकी बॉडी से भी कई दफ़ा मुलाकात हुई, खान साहब की बॉडी से भी और खान साहब से भी कई दफ़ा मुलाकात हुई कि जी उन लोगों को जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते या जो वाइट कॉलर लोग हैं, ज़ाहिर है उनकी रीच से बाहर है कि ये बिल्कुल। सही। आप अपार्टमेंट ख़रीदें 2 करोड़ रुपए का या घर ख़रीदें 3 करोड़ रुपए का, ये पॉसिबल नहीं है आज के सही। दौर में। तो हमने अपने प्रपोजल्स भी दिए हुए हैं और एरिया भी डिफ़ाइन किए हुए हैं कि इन एरियाज़ में, जैसे जो सबर्ब्स के एरिया हैं, कराची के अतराफ़ के जो एरिया हैं, जी। जिसमें मेन सुपर हाईवे है और जिसमें नॉर्दर्न बाईपास है, जिसमें आगे चले जाएं तो सुरजानी टाउन है जहां बहुत बड़ी आबादी है, सुरजानी टाउन से आगे और एरिया है, वहाँ पे मुख्तस की जाए लैंड, और उस जगह के ऊपर उन गरीब लोगों को, उन सफ़ेद कॉलर लोगों को, सफ़ेद पोश लोगों को वहाँ पे हाउसिंग रिहाइश प्रोवाइड दी की जाए। जाए। सही। उसमें हमारा जो किरदार है वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल सही। बहुत से हमारे बिल्डर हजरात ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ज़मीनें उन एरियाज़ में गवर्नमेंट को ऑफ़र की हुई हैं, सही। और गवर्नमेंट को ऑफ़र करने के बाद उन्होंने कहा है कि आप हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें, हम काम करने के लिए तैयार हैं गरीब तबके के लिए, जिनके लिए
अफोर्डेबिलिटी अभी मुश्किल है, मगर अगर हम वहाँ काम करेंगे, देखें जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा वहाँ कोई भी नहीं जाएगा। सही। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके रोड नेटवर्क शामिल है, आपका के इलेक्ट्रिक शामिल है, आपका पानी शामिल है, आपके गैस शामिल है। ये मेन यूटिलिटीज़ हैं। जब तक ये वहाँ पे नहीं पहुँचेंगी, कहीं भी आप चली जाएं वहाँ काम नहीं हो सकेगा। जहाँ ये नेटवर्क पहुँचा हुआ होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँचा हुआ होगा, वहाँ सही। पे आप काम कर सकते हैं और लोग रहने के लिए। अब आप देखें ना, शहर से बाहर इतनी बड़ी आबादी बना दी जी। एक प्राइवेट बिल्डर ने, जी। तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर था तो वो आबादी बन गई। सही, बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर था तो वहाँ आज वैल्यू देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अगर वहाँ पे वही इंफ्रास्ट्रक्चर ना होता, आज कोई वैल्यू नहीं नहीं हो होती, सकती कोई थी। भी नहीं जी। रहने जाता। तो ये तो एक मैं मिसाल दे रहा हूँ कि जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, फैसिलिटीज़ होंगी, वहाँ पे लोग जाएंगे रहने के लिए। दूर दुनिया में कहीं भी आप चले जाएं, शहर के अंदर जो है वो बहुत रश होता है, मगर शहर से बाहर लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम बाहर सबर्ब्स सुकून। के एरिया में, सही। सुकून वाली जगह के ऊपर, जहाँ पे हमें प्राइसेस में थोड़ी गुंजाइश मिल जाए, हम ऐसी जगहों के ऊपर जाकर अपना घर बनाएं। तो वहाँ लोग काम करते हैं और वहाँ कामयाबी ही इसी वजह से है कि वहाँ पे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, पानी मौजूद है, बिजली मौजूद है, गैस मौजूद है, सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो उधर रिहाइश इख्तियार करने में लोगों को परेशानी नहीं होती। अभी सर ये रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने नया हाउसिंग स्कीम लॉन्च की है, तो ये भी उन सफ़ेद पोश लोगों को माइंड में रखते हुए लॉन्च की गई है? देखें जी, जब इमरान खान ने अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू की थी, तो उन्होंने सबसे पहले ये टारगेट रखा था 50 लाख घर बनाने का। सही। आप तमाम लोगों को मालूम है। और उनका डे वन से टारगेट जो है वो गरीब तबका ही रहा है। जी। और जिसको आज भी हम देखते हैं तो वो गरीब की ही आवाज़ उठाते हैं, यानी गरीब के लिए ही बात करते हैं। तो जो हाउसिंग सेक्टर को, नए हाउसिंग के लिए जो बात कर रहे हैं, या नए हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए जो बात करें, उसमें उन उनका जो विज़न है वो सिर्फ वही लोग हैं जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जी। जो अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो गई हैं जिनकी चीज़ें, उन लोगों के लिए काम करना चाह रहे हैं। जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ों में ना डायरेक्टली लोगों को फ़ायदा है। हाउसिंग सेक्टर चलेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जी। गरीब तबके को नौकरी मिलेगी, बिल्कुल। मज़दूर को नौकरी मिलेगी, जो बेचारे बेरोज़गार लोग हैं उनको नौकरी मिलेगी। अच्छा, और हाउसिंग सेक्टर चलता है तो उसके साथ 70 से ज़्यादा अलाइड इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो चलती हैं। जी। जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, सरिया, सीमेंट, ये तो वो मेन बेसिक चीज़ें हैं जो कंस्ट्रक्शन में आपको चाहिए ही चाहिए। रेती, बजरी, इसके अलावा जब आप ग्रे स्ट्रक्चर से निकल जाते हैं तो उसके बाद फिनिशिंग की बहुत सारी पेंट्स चीज़ें और हैं। वो सब। पेंट्स है, एल्युमिनियम है, फिर टाइल्स हो गए। टाइल्स हैं, आपकी शीशे हैं, जालियाँ हैं, टावर बोल्ट जिसे हम कुंडी कहते हैं वो है। डेकोरेटिव आइटम्स पे सब जितना चीज़ें होता जो है। हैं जी। वो सारी इंडस्ट्री चलती है इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ। सही। तो और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का रोल भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये जी। लोगों को समझने की ज़रूरत है कि अगर किसी भी दुनिया में, किसी भी मुल्क में अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलेगी तो जी। पूरा मुल्क की इकॉनमी चलेगी। सही। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रुकती है, पूरे एक मुल्क की इकॉनमी को एक ब्रेक लग जाता है। जिसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ, 2008 से लेके 2012-13 तक जी। बहुत बुरा हाल था कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का। इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई थी। उस इंडस्ट्री के बंद होने की वजह से बहुत सारी लोग जॉब से चले गए थे, परेशानी का आलम था। आपको अगर 2008 और 2013 का वो 5 साल बड़े डार्क 5 इयर्स थे मेरे जी सर। नज़दीक। तो मगर उसके बाद जब आए नवाज़ शरीफ साहब, उन्होंने थोड़ा सा इंडस्ट्री को रिवाइव किया, चीज़ों को बेहतर किया, और बेहतर करने के बाद तो खान साहब ने भी डे वन से जो अपनी कैंपेन की थी उसमें हाउसिंग सेक्टर को ही फोकस रखकर उन्होंने जी। कैंपेन की थी। और अभी जो वो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं गरीब तबके के लिए काम कर रहे हैं जिन गरीब तबके के लिए खान साहब इस हुकूमत में आए हैं। बिल्कुल सर, अगर हम इन आपकी बातों का कंक्लूजन निकालें तो अभी जो हालात हैं वो बहुत आइडियल हैं रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से। तो सर आने वाले वक्तों में आप रियल एस्टेट सेक्टर को कितना बूस्ट होते हुए देख रहे हैं? देखें जी, अभी कोविड का मामला चला, जी। पिछले 7-8 महीने से आपके सामने है। मगर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें इसमें बचा कर रखा। अल्लाह का मिन शुक्र हौसल है। मिन जी। हैसुल कौम हम बच के रहे, और अल्लाह ने हमारे ऊपर बड़ा करम किया। जो बर्बादी और जो इकॉनमी डाउन हुई है दूसरे ममालिक की, अल्लाह ने हमें उसमें बचाए। तो इसमें डे वन जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो खान साहब ने कुछ अरसे के बाद, महीना के बाद मेरे ख़्याल से, अनाउंस कर दिया कि हाउसिंग सेक्टर को खोल दिया जाए। हाउसिंग सेक्टर को खोलने की मेन वजह ही ये थी कि इसमें गरीब आदमी अपनी रोज़ी कमाता है 2 वक्त की।
अगर वो हाउसिंग सेक्टर ही बंद हो जाएगा तो वो दो वक्त की रोटी उसको नहीं मिलेगी। तो एक तो ये बड़ा अच्छा कदम था, और दूसरा ये कि 3-4 महीने परेशानी के थे, मगर अब वो परेशानी का दौर ख़त्म हो गया। अब कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ होगी। हाँ, मार्केट जो है वो थोड़ी सी आगे भी बढ़ना शुरू हुई है और इन्वेस्टमेंट भी आना शुरू हुई है। जी क्योंकि कराची की ख़ास तौर पे मार्केट की अगर मैं बात करूं, अगर इसमें रियल सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा तो ये बिल्कुल बैठ जाती है। जी बिल्कुल। और पिछले, मैं अगर देखूं तो पिछले 2016 से गालिबन और आज तक 2020 तक अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि जिसकी वजह से मैं ये कहूं कि मार्केट बिल्कुल बैठ गई। सही। स्लो ज़रूर है, स्लो डाउन होती है, पर 2 स्टॉप महीने 3 नहीं महीने सही। स्टॉप नहीं लगता। सही। लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाहर से भी लोगों की इन्वेस्टमेंट आती है, फॉरेन रेमिटेंसेस बहुत ज़्यादा आए हैं 2018 के बाद से और अब तक। और रियल इस्टेट सेक्टर में डेवलपमेंट भी माशाल्लाह आपके सामने है, हो रही है। जी जो प्राइवेट डेवलपर्स काम कर रहे हैं उन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी हाउसिंग स्कीम्स भी बनाई हैं, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स भी बनाए हैं। यानी आप शहर में अगर कोई अपार्टमेंट्स का जंगल देखती हैं तो वो सारा सिर्फ एक प्राइवेट डेवलपर ने काम किया है, जी इसमें गवर्नमेंट का कोई किरदार नहीं है। सही। सही है, हाँ, गवर्नमेंट का किरदार क्या है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देना, आपको गैस बिजली पानी ये प्रोवाइड करना, ये उनकी जिम्मेदारी है। सही। मगर प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनका बहुत बड़ा किरदार है इस कराची में मार्केट को बूस्ट करने में। सही। और आने वाले वक्तों में जो है वो ज़्यादातर लोग अब स्कीम 33 की तरफ और हाईवे की तरफ मूव हो रहे हैं। जी तो आपने देखा होगा हाईवे और स्कीम 33 में अब बहुत ज़्यादा गेटेड कम्युनिटी का एक ट्रेंड आ गया। रुझान आ गया है। पहले नहीं होता था, जी पहले डिफेंस और क्लिफ्टन में होता था गेटेड कम्युनिटी, मगर वो इतना पैसों में कॉन्सेप्ट बहुत नहीं ज़्यादा था। होता जी था। अब जो है वो हर कोई चाहता है, चाहे वो गरीब आदमी हो या वो अमीर आदमी हो, के सिक्योर्ड इन्वायरमेंट में रहे। तो सही। वो सिक्योर इन्वायरमेंट जो है वो अब प्राइवेट बिल्डर्स दे रहे हैं। ज़्यादातर हाउसिंग प्रोजेक्ट अनाउंस हो रहे हैं स्कीम 33 में, गुलशन मेमार की साइड पे, और आगे चली जाएं तो सुरजानी की तरफ भी हो रहे हैं, जी हाईवे साइड के ऊपर भी हो रहे हैं। ये वो वजूहत हैं कि ये अनाउंसमेंट, ये सोसाइटीज़ क्यों बन रही हैं, क्योंकि लोगों का पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। बिल्कुल। और ये लोगों का पैसा उसी वजह से इन्वेस्ट हो रहा है कि लोग काम कर रहे हैं। अगर कल करा के लोग काम करना छोड़ दें तो लोग पैसा भी अपना नहीं नहीं लगाएंगे। ज़ाहिर है लगाएंगे। सबको अपनी सेफ्टी पहले जी करनी है। तो आने वाले वक्त में रियल इस्टेट सेक्टर बिल्कुल एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ इन पाकिस्तान आप कंपेयर करें तो कराची की अभी भी प्राइसेस लाहौर से भी और इस्लामाबाद से भी, जो बड़े शहर हैं, जी पेशावर का मुझे इतना आइडिया नहीं है, मगर इन दो शहरों का मुझे आइडिया है, इनसे अभी भी हम काफ़ी ऊपर हैं। और उसकी एक सही। मेन वजह यही है कि कराची में लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर समझते हैं। सही। सर शो को इख्तिताम की तरफ ले जाने से पहले मेरा आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि रेड बॉक्स के हवाले से आपके क्या व्यूज़ हैं? अच्छा जी, रेड बॉक्स माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। और मैंने आप लोगों के अभी चैनल के ऊपर भी और जिन बिल्डर्स के साथ, डेवलपर्स के साथ आप लोग काम जी कर सर। रहे हैं उसमें भी मैंने आप लोगों के रिव्यूज़ पढ़े भी हैं, देखे भी हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और एक रियल इस्टेट सेक्टर में जैसे रेड बॉक्स काम कर रहे हैं, ऐसे और लोग भी जो काम कर रहे हैं, ये कंपटीशन है और जी हेल्थी सर। कंपटीशन होता है। तो मैं आप लोगों को आपके चैनल के थ्रू बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ कि आने थैंक यू वाले सर। वक्तों में आप लोग अच्छा काम करें, और जो कि आप लोग कर भी रहे हैं। जी सर। और आप लोग काम करेंगे, आपकी वजह से हमें बिज़नेस मिलता है, बिल्कुल सही। आपकी वजह से हमें बायर मिलता है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी और खुशाइन बात है कि जी ऐसे लोग, आप लोगों ने अपना चैनल बनाया हुआ है, साइट बनाई जी हुई है, जिसकी वजह से हमें बायर मिलता है, तो हमारा बिज़नेस भी उसी के साथ ग्रो करता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर अपने कीमती बिल्कुल, वक्त में से हमारे शो पे आने का। बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू।